हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक थोड़ा सा अनयूजुअल है। आज हम बात करने वाले हैं सैमुअल पी हंटिंगटन के द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थीसिस के बारे में। तो अगर एजुकेशनल वैल्यू की बात करें तो इस टॉपिक का कुछ खास एजुकेशनल वैल्यू है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हम ऐसे राइटिंग या फिर अपने इंटरव्यू में इसको मेंशन कर सकते हैं। बट फॉर द जनरल नॉलेज और फॉर द क्यूरियोसिटी और फॉर द इंक्विजिटिव माइंड, ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है रिगार्डिंग द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, ये क्या है ये समझना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी वियना में टेरर अटैक हुआ है, देन फ्रांस में नाइफ अटैक हुआ था। तो जब भी इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया गेट्स फ्लडेड विद टेक्स्ट लाइक टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन और थिंग्स लाइक दैट, एक दूसरे को ब्लेम करना। पर मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि क्या ये जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है, क्या जो इन्होंने प्रिडिक्ट करा था इन द ईयर 1996, क्या हम उसकी ओर जा रहे हैं? तो इन सारे सवालों के आंसर आपको इसको वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे एंड आई होप आप इसको पसंद करेंगे, क्योंकि इस बार मैंने कुछ अलग करने का ट्राई किया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पूरा का पूरा ये कहाँ से इवॉल्व हुआ, इन्होंने कहाँ पे लेक्चर दिया था, किस तरह से ये बुक में तब्दील हुआ। देन इन्होंने मेजर सिविलाइजेशन के बारे में बात की। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 8 सिविलाइजेशन, वो सारे सिविलाइजेशन को हम समझेंगे। देन इन्होंने कहा है कि सिविलाइजेशन के बीच में क्लैशेस होंगे, तो उस क्लैश के बारे में इनका क्या पूरा का पूरा थेसिस है हम वो समझेंगे। एंड देन इनके पूरे के पूरे थेसिस से रिलेटेड कुछ क्रिटिसिज्म जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो सैमुअल फिलिप हंटिंगटन, ये एक अमेरिकन है। इनके एक स्टूडेंट है, फॉर्मर स्टूडेंट फ्रांसिस फुकुयामा। इन्होंने एक बुक लिखी थी इन द ईयर 1992, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसमें इन्होंने कहा था क्योंकि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया है, जो आइडियोलॉजी पे जो वॉर था वो ख़त्म हो गया है, तो इनका कहना था कि अब कोई भी वॉर नहीं होगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ हिस्ट्री। बट ये जो इन्होंने थ्योरी दिया था फ्रांसिस फुकुयामा ने, इसको रिबर्ट करने के लिए, इसको रिस्पॉन्स करने के लिए इन्होंने एक लेक्चर दिया था इन द ईयर 1992 एट द अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट। ये लेक्चर जो है वो आगे चल के एक आर्टिकल में तब्दील हुआ, द फॉरेन अफेयर आर्टिकल, जिसका नाम था द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। एंड ये आर्टिकल इन द ईयर 1996 एक बुक में तब्दील हो गया, द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। इस तरह से एक लेक्चर पहले आर्टिकल में एंड देन एक बुक में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ से इस पूरी की पूरी थीसिस की जो है वो शुरुआत होती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सैमुअल फिलिप हंटिंगटन एक अमेरिकन नेशनैलिटी के हैं। ये वाइट हाउस कोऑर्डिनेटर फॉर सिक्योरिटी प्लानिंग रह चुके हैं। इन्होंने बहुत ही कम एज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था, जस्ट एट द एज ऑफ 23। और इनके बहुत सारे पेपर्स इन्होंने लिखे हैं, कुछ नोटवर्दी जैसे कि पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़, द थर्ड वेव, हु आर वी एंड इमिग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने कुछ मेजर सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी। तो अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन 8 मेन सिविलाइजेशन है जिनके बीच में क्लैश होगा। वो कौन कौन से है? तो सबसे पहले इन्होंने बात की है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें आपको यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ओशियान, मोस्ट ऑफ द फिलीपींस, इस तरह की कंट्रीज आते हैं। देन इन्होंने बात की है कन्फ्यूशियन, यानी कि चाइना, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, ये सारी कंट्रीज। देन जापानीज़, इस्लामिक, मिडिल ईस्ट, बाकी सारी जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। हिंदू जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान। स्लाविक ऑर्थोडॉक्स, रशिया, जो पूरा का पूरा वो एरिया है मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इस एरिया को हम लोग कहते हैं ये ऑर्थोडॉक्स रीजन, स्पेशली द बाल्कन रीजन, वहाँ के लोग। एंड देन लैटिन अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका के जितने भी एरिया जाते हैं। एंड देन अफ्रीकन। तो ये 8 सिविलाइजेशन के बारे में हंटिंगटन ने चर्चा की है। इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से वर्ल्ड जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा अगर हम देखें तो जो इन्होंने वेस्टर्न बात की, यू कैन सी ओवर हियर कनाडा, यूएस, ओशियान। देन उन्होंने ऑर्थोडॉक्स के बारे में बात की है, पूरा का पूरा रशिया, बोल्शेविक या फिर स्लोवेनिया, ये वाला जो इलाका है, ग्रीस, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया। देन इस्लामिक, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, नॉर्दर्न अफ्रीका। बुद्धिस्ट, ये भूटान और थोड़ा बहुत चाइना। देन मंगोलिया, ये वाला लाओस का एरिया। देन हिंदू, इंडिया, भूटान, नेपाल। अफ्रीका, पूरा का पूरा अफ्रीका रीजन। लैटिन अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका जो हो गया, मैक्सिको। एंड देन सीनिक, यानी कि पूरा चाइना, ताइवान और कोरिया। एंड जापानीज़, ये आपका जापानीज़। तो ये 8 सिविलाइजेशन के बारे में हंटिंगटन ने बात की है। उसके बाद हम समझते हैं कि इनका जो थीसिस था सिविलाइजेशन क्लास का, वो आखिर है क्या।
तो अगर मुझे सिर्फ एक लाइन में समझाना हो कि ये क्या कहना चाहते थे या फिर द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आखिर है क्या, तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल पी हंटिंगटन, इनका ये कहना था कि फ्यूचर में जो वॉर्स होंगे, पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर, जो फ्यूचर में जो वॉर्स होंगे वो किसी दो कंट्री के बीच में ना होके कल्चर के बीच में होंगे। यानी कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू बी कल्चर एंड रिलीजियस आइडेंटिटी रादर दैन द कंट्री और द नेशन का जो कंसेप्ट होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में फ़ाइट हो रही है, वैसा नहीं होगा, कल्चर के बीच में फ़ाइट होगा। तो ये इन्होंने कहा इस पूरे के पूरे में। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा, मैंने आपको ये कहानी बताई कि इनके एक स्टूडेंट थे फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने कहा कि पोस्ट कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, एक तरफ था कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ एंड एक तरफ था कम्युनिज्म। इसी के बीच में चल रहा था ना राइवलरी कि हम महान तो हम महान। और जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ऑब्वियसली देखा गया कि कैपिटलिस्ट वॉन, और वैसे भी कैपिटलिस्ट कंट्री मतलब कम्युनिज्म को जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर अभी हम उनकी स्थिति देखें तो वो कैपिटलिस्ट से भी ज़्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री है, जस्ट फॉर एग्जांपल चाइना। तो इनका ये कहना था कि आफ्टर कोल्ड वॉर, क्योंकि आइडियोलॉजी के बेसिस पे जो वॉर शुरू हुई है उसमें एक क्लियर विनर तो आ गया, तो अब जो है फ्यूचर में कोई भी वॉर्स नहीं होंगी, ये इनका कहना था। बट इन्होंने ये थीसिस दिया कि चलो आइडियोलॉजी वाली जो फाइट थी वो तो ख़त्म हो गई, बट दैट डजंट मीन कि फ्यूचर में कोई वॉर्स नहीं होगी। अब आप बैक टू स्क्वायर वन जा रहे हो, मतलब कि अब आइडियोलॉजी से आप 4 कदम पीछे जाके अब आप कल्चर पे वॉर करोगे, रिलीजन पे वॉर करोगे। ये सारी जो होगी बेसिस होगी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का। तो कंट्रीज़ के बीच में वॉर अब नहीं होगी, अब कल्चर्स के बीच में वॉर होगी। तो प्राइमरी एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कल्चर होगा, ना कि कंट्री। ये इनका थीसिस था पूरा। उसके बाद इन्होंने पैटर्न के बारे में भी बताया कि किस तरह से जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता था कि राजा महाराजा या फिर मोनार्क्स या प्रिंस के बीच में जो है टेरिटरी को एक्सपैंड करने को लेके फाइट होती थी। जैसे कि आपने सुना होगा जार रशियाज एंड द ब्रिटेन के बीच में जो फाइट होती थी, द ग्रेट गेम। तो क्या होता था, मोनार्क्स के बीच में फाइट हो रही है अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। उसके बाद आप आ जाइए वर्ल्ड वॉर का एरा, जब कंट्रीज़ के बीच में फाइट हो रही थी, अलाइज कंट्री एंड एक्सिस पावर, तो वहाँ पे कंट्रीज़ एक दूसरे से फाइट कर रही थी। एंड देन आप आ जाइए कोल्ड वॉर, जहाँ पे आइडियोलॉजीज़ के बीच में फाइट थी, यानी कि कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म के बीच में। एंड ये जो थीसिस है ये बात करती है कि कोल्ड वॉर के बाद क्या होगा। तो इनका ये कहना है कि कोल्ड वॉर के बाद का जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कंट्री के बीच में ना होके कल्चर के बीच में होगा। द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू बी रिलीजियस आइडेंटिटी। यही इनका पूरा का पूरा थीसिस था। अब हम एक एक करके समझते हैं इन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना एज अ फोल्डर पॉइंट इस्तेमाल की जा सकती है बहुत सारे आंसर राइटिंग में। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया या फिर इन्होंने आर्ग्यू किया कि कोल्ड वॉर जब एंड हो गया तो इन्होंने उनका ये कहना था कि चाहे वो यूगोस्लाविया का ब्रेकअप हो या चिंचनिया हो या फिर इंडिया पाकिस्तान हो, ये हमारे सामने क्लियर एविडेंस है कि रिलीजियस लाइन पे देशों का बंटवारा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए हैं। तो इनका ये कहना कि कल्चरल आइडेंटिटी या फिर रिलीजियस आइडेंटिटी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, ये गलत नहीं है। ये इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं जो सार्वभौमिक यूनिवर्सैलिटी में बिलीव करते हैं कि उनके जो वैल्यूज़ हैं वो सारे देशों को मानने चाहिए। जैसे कि अमेरिका हमेशा से ही डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ये चाहता है कि सारी कंट्री में डेमोक्रेसी आए, कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। तो इनके जो वैल्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, ये चाहते हैं सारी कंट्रीज़ उसको फॉलो करें, एक यूनिवर्सल अप्रोच हो। तो हो ये रहा है कि यूनिवर्सल अप्रोच के चक्कर में ये अपने लिए दुश्मन ज़्यादा बना रहे हैं दोस्त के, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी खतरा है। जैसे कि जो भी कंट्रीज़ ऑथोरिटेरियन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना, मिडिल ईस्ट में मोनार्क्स हैं, तो उनके लिए तो डेमोक्रेसी खतरा है ना। तो वो आपसे दोस्ती के बजाय आपसे वो बच रहे हैं, खुद को वो पैक कर रहे हैं, खुद को वो आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न पावर्स की जो ये थिंकिंग है कि वेस्ट वाले वैल्यूज़ को यूनिवर्सल करना, ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन सकता है, ये इनका कहना था। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि फ्यूचर में 2 चैलेंजर सिविलाइजेशन होंगे, 2 ऐसे सिविलाइजेशन होंगे जो चैलेंज थ्रेट करेंगे वेस्ट को। वो कौन कौन से होंगे? सिनिक एंड इस्लाम। सिनिक यानी कि चाइना, एंड इस्लाम, इस्लाम का पूरा।
तो हुआ भी यही है कि इन द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर है वो शिफ्ट हो रही है। आपको पता है अब चाइना इस पोजीशन में है कि यूएस को टक्कर दे रहा है। मिडिल ईस्ट कंट्री ने खुद को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है, वो इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं कि यूएस भी, जैसे कि एक पत्रकार थे कमाल खशोगी, जिसका मर्डर किया गया था। सऊदी ऐसा एलिज था कि सऊदी प्रिंस के डायरेक्शंस पे उसका मर्डर हुआ था। तो यूएस में काफ़ी आवाज़ें उठी थी कि आप उस पर एक्शंस लो, बट यूएस ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सऊदी के साथ उनका जो डिफेंस अग्रीमेंट है या फिर जो डिफेंस व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक माइट बढ़ रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट जो है वो इकलौता सेंटर है सुपर पावर का, अब बहुत सारे रीजनल सेंटर डेवलप हो रहे हैं। तो वेस्ट को जो चैलेंज मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा दो चीज़ों से मिलेगा, सिनिक एंड इस्लाम। ये हटिंगटन का कहना था। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो ईस्ट एशियन सिनिक सिविलाइजेशन है ये चाइना को सपोर्ट करेंगे इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि चाइना जो है उनसे उनकी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। साथ ही साथ अभी भी अगर आप देखें तो जो आसियान कंट्रीज़ है उस पर जितना चाइना का प्रभाव है उतना यूएस का नहीं है। तो इनका ये कहना था कि एक तो टू चैलेंजर सिविलाइजेशन आएंगे जो वेस्ट को चैलेंज करेंगे, सिनिक एंड इस्लाम, एंड सेकेंड जो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थ्रेट के तौर पे उभरेगा टू द वेस्ट, इसको सपोर्ट मिलेगा ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एज वेल एज द ईस्ट एशियन सिनिक सिविलाइजेशन। ये इनका कहना था। आगे ये बढ़ते हैं और ये इस्लाम के बारे में बात करते हैं और सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इनका इसी को लेके है। इन्होंने कहा है इस्लाम हैज़ अ ब्लडी बॉर्डर्स। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, या फिर जब गल्फ वॉर हुआ था, या फिर अभी आप देख लें कितने सारे टेरर आउटफिट हैं जिनका बेसिस ही इस्लाम है या फिर इस्लामाइजेशन है, रेडिकल कह लें या फिर फंडामेंटलिस्ट कह लें। तो इनका यही कहना था कि क्योंकि इनका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, एक्सपेंशन होगा, बैक टू द स्टोन एज वाली थ्योरी पे ये बिलीव करेंगे, तो इस्लाम हैज़ ब्लडी बॉर्डर्स, इन्होंने ऐसा कहा था। मतलब ब्लड शेड होने वाला है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी, वो ये कि ये जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है वो चाइना के पोटेंशियल अलाई होंगे। आपको भी लग रहा होगा कितनी सही बात इन्होंने कही। अभी आप देख ले सारे मुस्लिम कंट्रीज़, वेदर इट बी टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फ्रेंच प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। ऑल दो इनकी खुद की वाइफ फ्रेंच पर्स लेके घूम रही है, दैट डजंट मैटर, बट ये फ्रेंच प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। बट आपने कभी भी सुना कि उइगुर के मुद्दे पे इन्होंने चाइना को कुछ भी कहा हो? दे डोंट इवन कंसीडर कि जो उइगुर में जो क्राइसिस है, जहाँ पे आपको कुरान को रीराइट किया गया है, मस्जिदों को टॉयलेट में तब्दील कर दिया जाता है, स्टेट स्पॉन्सर रेप्स होते हैं, वहाँ पे आपको रीडॉक्ट्रीन किया जा रहा है, वहाँ पे री एजुकेशन कैंप्स है, इन सब के बारे में ये कभी नहीं बोलेंगे। कोई भी मुस्लिम कंट्री इसके बारे में बात नहीं करती कि चाइना किस तरह से इनके रिलीजन को इंसल्ट कर रहा है, नहीं, वो नहीं करेंगे बात। बट जहाँ पे फ्रांस वो खुद विक्टिम है ऑफ टेरर, तो उसके साथ सिंपैथी दिखाने के बजाय वो उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दैट इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो पोटेंशियल एलाई है ऑफ चाइना। एक और बात इन्होंने की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने स्विंग सिविलाइजेशन के बारे में बात की है। वैसे सिविलाइजेशन जो किसी भी खेमे में नहीं होंगे या फिर किसी भी खेमे में वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जा सकते हैं, जैसे कि रशिया, जापान एंड इंडिया। अब आप रशिया का एग्जाम्पल लें। सीरिया की बात आती है तो वहाँ पे रशिया जो है वो ईरान से लड़ रहा है। अगर आप सेंट्रल एशिया की बात कर ले तो वहाँ पे ईरान के साथ उसकी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए। फिर एक जगह ये तालिबान से बात कर रहा है, वही तालिबान जिससे इसका फाइट चल रहा था इन द ईयर 1989। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दे आर शिफ्टिंग, राइट। उसके बाद जापान हो गया या फिर इंडिया हो गया। इंडिया का तो खुद का है कि कोई भी मिलिट्री अलायंस में दे डोंट बिलीव, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना चाहते हैं। तो इस तरह की जो स्विंग सिविलाइजेशन है इसके बारे में इन्होंने बात की। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि इन्होंने बात की है ट्विन चैलेंजर होंगे वेस्ट को, सिनिक एंड इस्लाम। इस्लाम हैज़ ब्लडी बॉर्डर्स। देन इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो चाइना का पोटेंशियल अलाई होगा। एंड स्विंग सिविलाइजेशन कौन कौन? रशिया, जापान एंड इंडिया। अब एक और चीज़ जो इन्होंने बात की वो ये कि जो सिविलाइजेशन जो कन्फ्लिक्ट होगा वो मेनली जो है वो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के बीच में होगा। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? एक तो इन्होंने थोड़ा सा इतिहास का संदर्भ दिया, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर जब यूरोप को कंकर करना चाहते थे और थिंग्स लाइक दैट। बट बेसिक इन्होंने ये इसलिए कहा कि ये जो देखिए दो तरह के रिलीजन होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, एब्राहमिक
रिलीजन एंड इंडिक रिलीजन। इंडिक रिलीजन वो सारे रिलीजन जिसका उद्भव भारत में हुआ है, एंड अब्राहमिक जो भारत से बाहर के हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम इत्यादि। तो ये जो अब्राहमिक रिलीजन होते हैं इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, तो जिस वजह से इसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती है। अब मान के चलिए एक ब्रेड का टुकड़ा है, आपको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, तो फाइट तो होगी ना। सेम थिंग ओवर है। तो इस अब्राहमिक रिलीजन के बीच में क्यों फाइट होगी? क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो मिशनरी रिलीजन है, यानी कि ये कन्वर्जन्स करते हैं। चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, दे बिलीव इन कन्वर्जन करके ये अपनी संख्या जो है वो बढ़ाने में विश्वास करते हैं। आप ब्रिटिश काल ले लें या फिर अभी भी ले लें, ये टूरिस्ट वीज़ा पे इंडिया आते हैं, दे डू कन्वर्जन। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है यूनिवर्सल ऑल फॉर नथिंग रिलीजन, यानी कि सिर्फ एक ही भगवान है, उसी में बिलीव करते हैं। तो किसी को भी किसी और गॉड के एग्जिस्टेंस को ये बिलीव ही नहीं करते हैं। तो जब आप इतने ज़्यादा स्टबर्न होंगे अपने स्टैंड को, इतने ज़्यादा फर्म होंगे इन योर अप्रोच, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही नहीं, टॉलरेंस होगी नहीं किसी और रिलीजन के लिए, तो क्या होगा? क्लैशेस होंगे। देन एक और चीज़ यहाँ पे होती है थियोलॉजिकल रिलीजन्स। थियोलॉजिकल रिलीजन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टेंस है उसका बेसिस ही रिलीजन है, ठीक है। तो जब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा किसी भी रिलीजन में, तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट होगा। तो इनका यही कहना था, जो फैक्टर्स कन्फ्लिक्ट को लेंगे वो ये 3 नेचर्स हैं। इसके बाद इन्होंने और बात की कि जो मेजर फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करेंगे रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट, वो ये होगा कि इस्लाम का जो है वो पुनर्जागरण यानी कि रिसर्जेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन होगा, इनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी। उसके बाद जो वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म है, ये जो वेस्टर्न वैल्यू जो सब पे थोपना चाहते हैं, वेदर इट बी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, फ्री स्पीच, ये सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से जो कंट्रीज़ नहीं अपनाना चाहते वो दोस्त बनने की बजाय वेस्ट के दुश्मन ज़्यादा बनेंगे। दूसरी चीज़। एंड तीसरी चीज़ है कि ये जो भी आपकी मतलब जितनी भी हिस्टोरिकल और जो मॉडर्न फैक्टर्स है उसको कंबाइन करके जो है एक ब्लडी क्लैश होगा बिटवीन इस्लामिक एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ये इनकी पूरी की पूरी थीसिस थे। अब हम बात करते हैं कि सिविलाइजेशन आपस में क्लैश ही क्यों करेंगी। तो एक तो पहले ही हमने डिस्कस कर ली इनके थीसिस के सार के बारे में एकदम ब्रीफली। अब हम 6 मेन रीज़न जो इन्होंने दिया उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। उन्होंने ये कहा क्योंकि सिविलाइजेशन में डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करेगी। ऑब्वियसली मेरा धर्म महान तो मेरा धर्म महान, एक ही धर्म है, इस तरह के जब स्ट्रॉन्ग बिलीव होंगे, जब धर्म ही आपके जीवन का, आपके एग्जिस्टेंस का एकमात्र सोर्स होगा, तो ऑब्वियसली क्लैशेस होंगे। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? विचार जो होता है उसका आदान प्रदान होता है। तो जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो देयर आर मेनी टाइम्स, अब आप सोशल मीडिया के पोस्ट को देख लें, कोई एक धर्म का अपने आप को बखान करेगा, किसी को ऑफेंड कर देगा, तो इससे क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन से भावनाएं आहत होती हैं और वो क्लैश में तब्दील होंगी, क्योंकि आप ज़्यादा मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे के रिलीजन को ज़्यादा जान रहे हैं, आप किसी आइसोलेशन में रह नहीं रहे। तो इस वजह से जो एक्सपोजर है, जो आपको लगेगा कि हमारा असम्मान हो रहा है, ये ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क। उसके बाद कि जो भी वेस्ट है, ये जो नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है, लोगों अपने कंट्रीज से खुद को बिलीव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, एक लैंड का टुकड़ा है, वेदर आप किसी भी रिलीजन से है, लेकिन आप खुद को इंडियन मानते हैं, पहले इंडियन मानते हैं, देन आप किसी धर्म को मानते हैं। बट जब आपकी आइडेंटिटी, पहले आपका धर्म आए, उसके बाद आप जिस लैंड में रह रहे हैं वो, तो ये एक डेंजरस सिचुएशन होता है और ये कन्फ्लिक्ट को जनरेट करता है। जैसे कि मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट, नो मैटर वो किस कंट्री में रह रहे हैं, अगर किसी एक मुस्लिम के खिलाफ कहीं पे भी कुछ होता है तो वो सारे कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट होते हैं। अभी आप फ्रेंच का ले लें, फ्रांस में हुआ है, बट इंडियन मुस्लिम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? जब आप रिलीजन को अपने कंट्री से ऊपर मानते हैं, दिस काइंड ऑफ ट्रेंड। फोर्थ थिंग है डी वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्न की जो पॉलिसीज़ हैं, लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीज़ें, फ्री स्पीच, ये जो है कंट्रीज़ उतना मान नहीं रही, सब अपने अपने आइसोलेशन जोन में हैं, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। और एक और चीज़, माई वे और हाईवे आइडियोलॉजी की, अगर आप मेरे साथ नहीं तो आप मेरे खिलाफ हैं, इस तरह के जो अभी आप ट्रेड वॉर्स देख लें या फिर जिस तरह से ब्लॉक्स बनते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। एंड देन इकोनॉमिक रिजलिज्म, ट्रेड वॉर के बारे में आप बात कर लें, तो ये सबसे 6 रीजंस जो है ये इन्होंने गिनाए थे कि क्लैश क्यों होंगे।
एक और बात इन्होंने कही थी वेस्ट वर्सेस रेस्ट के बारे में, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वर्सेस ऑल दीज 8, जो हमने पहले बात की थी सिविलाइजेशन के बारे में। तो स्टुअर्ट हिल का ये फ्रेज़ दिया हुआ है वेस्ट वर्सेस रेस्ट, और ये इन्होंने इसीलिए कहा है कि एक तो वेस्टर्न कंट्री जो है वो अपनी वैल्यूज़ को चाहते हैं डेमोक्रेसी या फिर ह्यूमन राइट, फ्री स्पीच सब पे लाना, तो इस वजह से जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो जो है वो नाराज़ हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो हो सकता है कि वेस्ट को ज्वाइन करें, वेस्टर्न वैल्यूज़ को ज्वाइन करें। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करें बाय मॉडर्नाइजिंग देमसेल्व्स, जैसे कि सऊदी अरेबिया यूएई करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये जो है वो इकोनॉमिकली मिलिट्रली जो है वो अब डेवलप होते जा रहे हैं। जैसे कि जब मिडिल ईस्ट में ऑयल का खोज किया गया था सबसे पहली बारी, उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था ना। तो जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है आप चाहते हैं कि वेस्ट को आप फॉलो करें, तो एक तो ये होगा कि दे विल फॉलो वेस्ट, दूसरा होगा कि दे विल ज्वाइन वेस्ट, और पहला होगा कि और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी इन्होंने बताई थी द वेस्ट वर्सेस रेस्ट के बारे में। और इन्होंने बताया कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कैसे होगा, खुद को कैसे मैनिफेस्ट करेगा। तो इनका ये कहना था कि 2 मेन बैटल फील्ड होंगे। पहला तो माइक्रो लेवल पे होगा जिसको हम कहते हैं फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये लोकल लेवल पे होगा। हो सकता है कि इंडिया ही है, इंडिया में बहुत धर्म के लोग रहते हैं, इनके बीच में आपस में क्लैश हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो, यानी कि एग्जेगन कंट्रीज़ के बीच में हो, बट बेसिस क्या हो, कल्चर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर माइक्रो लेवल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो मैक्रो लेवल पे होगा, यानी कि ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे 2 सिविलाइजेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो बड़े बड़े जो 8 सिविलाइजेशन के बारे में बात की ना, वो सारे सिविलाइजेशन के बीच में जब ग्लोबल लेवल पे वॉर होगा तो उसको हम कहते हैं कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, या कि मैक्रो लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो। तो ये जो इनका क्लास ऑफ सिविलाइजेशन है वो खुद को 2 तरीके से प्रेजेंट करेगा, एक तो माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे, यानी कि फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके बाद लास्ट में हमें बात करनी है इनके जो थीसिस है उसके क्रिटिसिज्म के बारे में। तो पॉल बर्मन ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने 2003 में अपनी बुक लिखी टेरर एंड लिबरलिज्म। इनमें इन्होंने कहा कि अभी जो है एज सच कोई कल्चरल बाउंड्री एग्जिस्ट करती नहीं है, तो जब कोई कल्चरल बाउंड्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो सिविलाइजेशन में क्लैश कहाँ से होगा, इन्होंने यही कहा। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात ये कही कि अभी कोई इस्लामिक सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन है नहीं। थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन सारे कंट्रीज़ एक दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट के बच्चे यूएस में जाके पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो वेस्ट की जो वैल्यूज़ है उसको अडाप्ट करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि सीरिया के हैं असद, तो वो जो है वो ब्रिटेन से पढ़ाई करके वो आए थे, ही इज़ डॉक्टर हिमसेल्फ। तो इस तरह से ये कहना कि इस्लामिक सिविलाइजेशन एकदम ही आइसोलेशन में है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाना नहीं चाहते, ये कहना थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो जाएगा। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि ये सिविलाइजेशन जो है वो आपस में क्लैश करेंगे। अब आप सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल ले लो, यूएई का एग्जाम्पल ले लो, तो ये वेस्ट को मे बी एज अ होल उनके वैल्यूज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, बट मॉडर्नाइज हर कोई हो रहा है, ऐसा कोई रिजिड फॉल्ट लाइन है नहीं जिसकी वजह से क्लैश होगा, ये इनका कहना था। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने कही थी कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो फिलोसफिकल बिलीव्स की वजह से अराइज होते हैं और रिलीजन की वजह से अराइज नहीं होते। तो ये इसका कुछ क्रिटिसिज्म है जो इन्होंने किया है। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो डिस्कशन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि क्या आप इनकी जो थीसिस है द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, उसको आप क्या समझते हैं, ये सही है, डू यू अग्री विथ इट? प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मुझे ज़रूर बताएं। एंड दिस इज इंटो दिस वीडियो, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।